हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो है उसका हम लोग कुछ एमसीक्यूज को करेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है साइंस, ठीक है, विज्ञान, क्लास 10th चैप्टर 10th, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए तो इससे पहले हम लोग ने चैप्टर 1 और 2 जो केमिस्ट्री है साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत एमसीक्यू जरूरी है। मैंने बहुत अच्छा से सारे बुक को पढ़ा अच्छा से, उसके बाद जितना ऑब्जेक्टिव निकल पाया मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव निकाल के केमिस्ट्री का 2 चैप्टर का बनाया हूँ। ठीक है, चलिए तो ये फिजिक्स चैप्टर है, चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। जितना मैंने पढ़ा पूरा बुक को अच्छा से पूरे चैप्टर को समझा, उसके बाद जितना ऑब्जेक्टिव हो पाता है मैं निकाला हूं। ठीक है, चलिए तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सारे अपलोड करते रहता हूं। ठीक है, और आगे जितना भी चैप्टर बचा हुआ है सबका ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। आपको बताना है कि लेंस बनता है जो, उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जल का, ऑप्शन बी कांच का, ऑप्शन सी प्लास्टिक का, ऑप्शन डी मिट्टी का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी का। तो मिट्टी का प्रयोग कभी भी हम लोग नहीं करते हैं, किसमें? लेंस में। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आया, आप पहले खुद से करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, या इनमें से कोई नहीं। किसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए हुआ सही आंसर, है ना। ये सारा क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, बस इसके ये जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो नीचे इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इंग्लिश मीडियम वाला जितने स्टूडेंट्स हैं वो नीचे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन सारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, अवतल और इनमें से सभी। तो आप बताइए कौन सा दर्पण है जो छोटा को बड़ा करके दिखाता है? तो वो दर्पण अवतल होता है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारा आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा है, प्रकाश तरंग का कौन सा इनमें से उदाहरण है। ध्वनि तरंग, परावैंगनी किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ आंसर देखिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अगर मान लिया जाए आप कोई डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत छोटा अक्षर है, तो आप कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहेंगे? ऑप्शन ए दे रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन ए हम लोग के लिए क्या है, एकदम सही है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए नीचे आंसर लिखा है ए नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास जो 6 आया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, किसी दर्पण के सामने, ठीक है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, चाहे आप किसी दर्पण के सामने कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होगा? केवल अवतल होगा, या केवल समतल होगा, केवल उत्तल होगा, या ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, चलिए इसका आंसर नीचे देखिए लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा,
तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, या ऑप्शन सी लिखा हुआ है वक्रता केंद्र से परे, या ऑप्शन डी लिखा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए इसका आंसर नीचे देखिए लिखा हुआ है, डी नंबर है ना। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक लेंस की क्षमता -5 डी है, डी मतलब डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, और भी 2 ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखा है। ऑप्शन सी दे रखा है -100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है -200 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या है। आंसर वही है -20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल हो तथा लेंस उत्तल हो। ऑप्शन डी है दर्पण उत्तल हो तथा लेंस अवतल हो, आपको बताना है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों क्या होगा? अवतल होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद। तो आंसर देखिए दोनों अवतल यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता क्या होगी? +0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर या -5 डायोप्टर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है ना, सी नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? अब बिंब को आपको उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, या ऑप्शन डी लिखा हुआ है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला। ठीक है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। चलिए है ना, इसका आंसर नीचे हम लोग देखते हैं। देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया 30 सेमी, ऑप्शन बी है 10 सेमी, ऑप्शन सी है 20 सेमी, और ऑप्शन डी है 15 सेमी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनाता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा? -6 +5 -13 या +6। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात का मतलब हो गया वैक्यूम में, है ना। तो वैक्यूम में आपको बताना है प्रकाश का चाल कितना होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 गुना 10⁸, ये जो लिखा हुआ ना 3 गुना 10⁸, ये पावर में है, ठीक है, गुना 8 मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मतलब ए और बी भी होगा, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आंसर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? और आपको पता होगा फॉर्मूला कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2f होता है ना। फोकस दूरी कितना दे रखा है? 10, 2 गुना f का जगह में 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। फिर जाकर सी नंबर में दिया लेंस की दोनों सतह समतल होती हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ठीक है। लेंस की दो वक्र सतहें होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर में लिखा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, किरण पुंज, फोकस या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण आरेख कहा जाता है, ठीक है। हम लोग अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, ठीक है। अच्छा वक्रता त्रिज्या इस पर कितना है? 32 सेमी है। इसका मतलब आपको पता है कि r बराबर क्या होता है? 2f, है ना। वक्रता त्रिज्या यानी r का मान कितना है? 32, यानी 2f बराबर 32। 2 से ये कटेगा कितना बार में? 16 बार में। तो हम लोग का f बराबर कितना आ गया? 16 आ गया, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 16 सेंटीमीटर। तो इस पर आप टिक लगा लीजिए ऑप्शन बी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, है ना। तो प्रकाश के किरण का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत, प्रकाश पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश स्रोत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है क्या कहलाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या गोली दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोली दर्पण, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो क्या होगा? आपको पता है कि r बराबर क्या होता है? 2f, है ना। अब इसमें से फोकस दूरी कितना दिया है? 20। फोकस दूरी कितना दिया है? 20। तो आपसे पूछा क्या? वक्रता त्रिज्या, यानी 2 × f। f कितना है? 20। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 40। अब 40 कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए यहाँ भी ये दे रखा है ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा गति करती है सीधी रेखा में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनात्मक, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो होती है उसकी क्षमता धनात्मक होती है लेकिन अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, याद रखना है आपको। चलिए तो 25 का ए यहाँ आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, एंगस्ट्रम, एम्पियर या लक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2, 3, 1, 2 या 3, है ना। तो कितने होते हैं फोकस? तो ये होते हैं ऑप्शन ए नंबर, 2 होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। यहाँ आंसर, सबका आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, दोनों होता है। दोनों मतलब कागज भी सुलगता है और धुआं भी उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों होता है। अगर कागज सुलगेगा तो धुआं भी होगा, है ना। चलिए तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक या अक्ष
केंद्र। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो लेंस होता है उसका वक्रता केंद्र कितने होते हैं, 2, 3, 1, 2 या 3। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 होते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसारी लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है, लेंस, दर्पण, वक्रता या वक्रित। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 33 में, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बी है 1/u - 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन सी है 1/v + 1/u 1/v + u/1 बराबर 1/f। और ऑप्शन डी है v/1 + v/1/u, ठीक है, बराबर 1/f। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण सूत्र प्लस में होता है, यानी ऑप्शन ए, ये इसका सही आंसर 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या सभी का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर में हम लोग हमेशा कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल या सभी, किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है क्या, द्वारक, वक्रता, फोकस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है 36 का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द्वारक कहलाता है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण जल उठता है कागज, पत्थर, लोहा के चून या बालू का कण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव या वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य अक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की या उत्तल लेंस के, समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 40 नंबर में लिखा हुआ है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन या मात्रक होता ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलीमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, सी से, पी से, ओ से या एफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्षर। ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है ध्रुव को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, सी से, आर से, डी से या पी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, जो बाहर की ओर वक्रित हो ना, एक ऐसा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ये क्या होता है ना, ये बाहर की ओर वक्रित होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है,
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण हो गया, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अंदर या बाहर दोनों ओर वक्रित हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है प्रकाश के परावर्तक के कितने नियम होते हैं? जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका नियम कितने होते हैं? 4 नियम होते हैं या 3 नियम या 2 नियम या 1 नियम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के। ठीक है, हो गया हम लोग का इसका आंसर। अब आता है 49 में लिखा है लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। सारी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, पीछे भी आगे भी हम लोग देखे थे, ये क्वेश्चन आया था, कोई बात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है इनमें से कौन लेंस का सूत्र है? आपको बताना लेंस का सूत्र क्या होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या ऑप्शन बी में है 1/u प्लस 1/v, ठीक है, बराबर 1/f, या ऑप्शन सी में दिया हुआ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन डी दिया है v प्लस u बराबर f। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए यहाँ नीचे आंसर लिखा हुआ है ना 50 का। चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में जैसा आप देख रहे लिखा हुआ है मुख्य फोकस को किस अक्ष द्वारा निरूपित किया जाता है? जो मुख्य फोकस होता है उसको किस अक्षर से निरूपित करते हैं? पी से, एफ से, डी से या आर से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको हम लोग एफ से निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए तो 51 का हो गया ऑप्शन बी, एफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखें, 51 को, अब 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी, वक्रता, केंद्र, द्वारक या मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस दूरी। हो गया, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा छोटा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? आपको r और f में रिलेशन बताना है। ठीक है, एक तो होता है r बराबर 2f। अब इसी में से अगर आप f बराबर निकालिएगा तो r बटा 2 कर देते हैं। तो हम लोग का देखिए ऑप्शन ए भी हम लोग का सही है, ऑप्शन बी भी सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए 53 का आंसर हो गया सी। अब हम लोग देखते हैं 54 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है किसी अवतल दर्पण के सामने बिंब को सी तथा एफ के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक तथा उल्टा। हो गया, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है किसी अवतल दर्पण के सामने बिंब को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? छोटा होगा, समान साइज का होगा, बड़ा होगा, या अत्यधिक छोटा मीन्स पॉइंट साइज यानी बिंदु साइज का होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यधिक छोटा। कितना छोटा? बिंदु साइज का होगा, एक पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति सी पर हो तथा प्रतिबिंब का साइज समान हो? ऑप्शन ए है सी से परे, ऑप्शन बी सी पर, ऑप्शन सी तथा एफ के बीच, ऑप्शन डी एफ पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सी पर ही हम लोग को रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 56 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन बी, सी पर। अब हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसमें? टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी के लिए। चलिए 58 का आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं 59 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? निम्नलिखित में से कोई नहीं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, या समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा है उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सी बातें असत्य है? आपको गलत खोजना है। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है ऑप्शन ए में इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी लिखा हुआ उत्तल दर्पण सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये तो भी सही है। ऑप्शन सी इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत कम होता है, नहीं, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, ये भी सही है। यानी आपको असत्य चुनना था, तो 3 स्टेटमेंट ए, बी और डी सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 61 हो गया हम लोग का। अब हम लोग 62 नंबर देखते हैं, 62। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण और ऑप्शन सी समतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आएगा हम लोग का क्या? 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 है ना, क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है गोली दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, एकदम सही। ऑप्शन सी मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, एकदम सही है ना। जो हम लोग का इस तरह बनता है ना, इधर जो रखते हैं और इधर रखते हैं, उसी का बात कर रहा है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है गोली दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी को निम्न में से किससे दर्शाया जाता है? भी से, एफ से, यू से या पी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यू से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। तो बताया है आपसे 65 नंबर में पूछता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, सही आपको चुनना है। ऑप्शन ए में है m बराबर h बट्टा h डैश, बी में दिया हुआ h बट्टा h डैश बराबर माइनस भी बटा यू, और सी में दिया उपयुक्त दोनों, और डी में दिया m बराबर h डैश बट्टा h। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी m बराबर h डैश बटा h। ठीक है, 65 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन डी। हम लोग देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.24 या 2.24 या 2.42 या 1.42। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.42, ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा है वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर भागेगी? ऑप्शन ए अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन सी सीधी रेखा में जाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्या करेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल में से प्रकाश सबसे अधिक तेज गति से किसमें चलेगी। देखिए जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उतनी ही तेज गति से उसमें प्रकाश चलेगी। तो बताइए, ऑप्शन ए है केरोसिन, ऑप्शन बी है तारपीन का तेल, ऑप्शन सी है जल और ई अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? पानी का, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है किसी बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच रखा जाता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा, और ऑप्शन डी दिया है आभासी तथा सीधा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी तथा सीधा। हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है कैसा? आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी लिखा हुआ है आभासी सीधा तथा छोटा, ऑप्शन सी लिखा है वास्तविक तथा उल्टा, और ऑप्शन डी लिखा है आभासी तथा उल्टा, है ना। तो आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना। चलिए तो हम लोग का जो चैप्टर नंबर 10 था, चैप्टर नंबर 10 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाया इस चैप्टर से, बस 70 है ना, हम लोग का इतना कंप्लीट हो जाता है ना। देखिए अब जितना भी हिंदी में क्वेश्चन बताएगा ये सारा क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है ना। ये इंग्लिश वर्जन में भी क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, तो जिसको इंग्लिश में देखना है समझना है वो नीचे इंग्लिश में सेम टू सेम है, उसका जो आंसर है इसका भी आंसर लिखा हुआ है। आप खुद से ये पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन यहाँ देखिए इंग्लिश वर्जन का है ना। सारा क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो इसे देख सकते हैं, है ना। वो इंग्लिश हिंदी में था, ये इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे करके एक बार पूरा चेक कर लेते हैं 70 क्वेश्चन है या नहीं है। देखिए सारा सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है ना। एक मिनट, चलिए देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, 15 है, 16, 17, 18। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है, तो अब तो एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, है ना, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा से इसे करिएगा। अब हम लोग का फिजिक्स था, ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर 11 का करेंगे। आप इसे याद कर लीजिएगा, जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग 40-50 भी कर लेते हैं तो बहुत है उतना, है ना। इससे बाहर अगर कुछ आता है तो इसी से रहेगा, और बाहर से आने वाला नहीं है ना। अगर हूबहू क्वेश्चन ना रहे तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, टोटल इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए तो कंप्लीट हो ही चुका है, हम लोग अभी डिस्कशन कर लिए। टोटल कितना? 70 क्वेश्चन का, 70 क्वेश्चन, है ना। तो आप इससे पहले तो केमिस्ट्री का भी हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप केमिस्ट्री नहीं देखे हैं वो 2 चैप्टर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स का ये चैप्टर हम लोग अभी पहला किए शुरू, इसके बाद हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, जो चैप्टर नंबर 11 है वो फिजिक्स का है ना, तो उसको भी हम लोग करेंगे। उसके बाद आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो केमिस्ट्री का 2 ही चैप्टर आना था, वो हो चुका है, और फिजिक्स का भी 2 ही चैप्टर आएगा। हम लोग एक चैप्टर आज कर लिए, चैप्टर नंबर 10, अब चैप्टर नंबर 11 को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स भी हम लोग का क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक के लिए, क्योंकि दिसंबर में तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होना है ना। अब बचेगा क्या, बायोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजी में 2 चैप्टर प्लस एक और चैप्टर है जो बायोलॉजी में ऐड किया गया है लास्ट का, है ना, ऊर्जा के स्रोत, तो उसको भी बायोलॉजी में हम लोग कर लेंगे। तो टोटल उस तरह करने से हम लोग का कितना हो जाएगा, बायोलॉजी का 3, यानी बायोलॉजी में हमको 3 चैप्टर करना है टोटल। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। पहले फिजिक्स का और एक चैप्टर कर लेते हैं उसके बाद। चलिए, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया पूरा, आप देख लीजिए, आपके लिए भी ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। इसका डिस्कशन हिंदी के जैसा ही होगा, आप हिंदी से एक बार देख लीजिएगा डिस्कशन और खुद से पढ़ के कर लीजिएगा, है ना, पूरा टोटल एकदम। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये क्या हो जाता है, कंप्लीट पूरा, है ना। इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो गया, हिंदी मीडियम के लिए भी हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर
11 के साथ जो फिजिक्स का ही है ना, ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा कर लेंगे। आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, सारा सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि दिसंबर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आना है। आप चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, मेरा बनाया हुआ सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा, एकदम आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।